अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जी नजम और अंदाज़े नजम के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शेर व अदब का बहुत बड़ा हवाला, आबरूए सुख्न और आजकल के मौजूदा दौर के बड़े नामवर और बेहतरीन शायर। मैं एक दो अशारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ तो आप जान जाएंगे मैं किन की बात करता हूँ। वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। जी, मेरी मुराद जनाब अज़हर फ़िराक। जी अस्सलाम नज़ीम, बहुत वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का। और अज़हर भाई जब भी आते हैं हमारे पास और वक्त के दामन में गुंजाइश बड़ी कम होती है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इसमें से भी हमारे लिए कुछ पल निकाल लेते हैं और हमारे लिए ना, उसको मुख्तस करते हैं। बड़ी ये कोई बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि जब भी ऐसा हुआ है कि मुझे ज़रूर जल्दी हुई है या कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत हुई है कि हम जिस तरह से तफसीलन बैठना चाहिए वैसे हम बैठ नहीं सके। तो हम्म। इस बात का कलक मुझे भी है कि ये एक लंबी नशिस्त होनी चाहिए बातचीत के लिए। ये गुफ्तगू जो आपने आज इसका अहतमाम किया है, ये सिलसिला कोई तफसीली हो तो ज़्यादा मज़ा आए इसमें। जी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगली दफ़ा जब आप आएँ तो हम इसको ज़रा किसी टॉपिक पे और ज़रा वुसअत के साथ इसको रिकॉर्ड करें, और यकीनन हम चाहेंगे कि आप बार-बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहें और अपनी कीमती जो है वक़्त से हमें वक़्त देते रहें। अच्छा, अज़हर भाई, स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरा ख़्याल है कि किसी और तारुफ़ की तो ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक शायर की क्या ज़िम्मेदारी है? शायर को कैसा होना चाहिए? उसकी शायरी को जो हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें उससे जो शायर नज़र आता है, क्या शायर उसी तरह का होता है या एक डिफरेंट तरह का होता है? देखिए, शायर की जो ज़िम्मेदारी है ना, कि वो जो बुनियादी ज़िम्मेदारी, मैं तो ये समझता हूँ कि वो बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि जमालियात के जो पैरामीटर्स हैं, हुँ, जो उसका कलाम है, जो उसका कहा हुआ है, हुँ, उसके पैरामीटर्स पे पूरा उतरना चाहिए। शायर की बुनियादी तौर पर सिर्फ जो एक ज़िम्मेदारी है ना, बुनियादी, हुँ, वो यही। ठीक है। बाकी उसमें से उसका समाज, ये फितरी अमल है। मतलब कि ये हो नहीं सकता कि आप जिस शहद में हों उसकी अक्कासी आपके यहाँ ना मिले, उसके रंग आपको ना मिले उसके। ठीक है। तो ये ज़ैली बहस है कि अहद का आकाश है या नहीं है। हुँ, तो दूसरा, इसमें एक अहम बात है जो मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था कि अभी पिछले दिनों चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस रहा होता रहा शायरों की जो निजी ज़िंदगी है, हुँ, इसके हवाले से मेरा बड़ा थीसिस डिफरेंट है ठीक है। कि ये जो लिटरेचर से वाबस्ता लोग हैं, वो बेशक अदीब हैं, शायर हैं, उन लोगों की निजी ज़िंदगी जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, ठीक है। और ना उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। हाँ, उसके कुछ हवाले सिर्फ़ उस वक़्त ज़ेरे बहस लाने चाहिए जहाँ किसी शेर की तफ़हीम में प्रॉब्लम आए या वहाँ पे आपको कोई दुश्वारी फ़ील हो, ठीक तो है। उस वक़्त मेरा ख़्याल है कि उसकी निजी ज़िंदगी का कोई को डिस्कस करना चाहिए। अदरवाइज़ ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ना ये अमल, ये मैं इसको करी समझता हूँ। ठीक है। अच्छा अज़हर भाई, मुझे एक चीज़ बताएँ, ये शायरी तो हम पढ़ते हैं, ठीक है? शायरी एक हम रोज़मर्रा की हमारे समझ लें कि जो सुख़न से मोहब्बत करते हैं, वो इसको जो है समझ लें ग़िज़ा के तौर पर उनके लिए। तो एक बड़ा शेर और छोटा, हम कहते हैं यार ये नहीं, बस ये ऐसा आमियाना सा शेर है ये। बड़े शेर को बड़ा क्या बनाती है? क्या उसके पीछे जो है उसकी जमालियात तो आपने कह दी है, बाकी और क्या चीज़ें हैं जो एक शेर को बड़ा बनाती हैं? मैं समझता हूँ कि शायरी को बड़ा बनाने में उसका जो शेरी कैनवस है वो बुनियादी तौर पर किसी शायर को बड़ा और छोटा बनाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर, अब इसको मैं अगर आप आसान कर दूं आपके व्यूअर्स के लिए, तो वो यूं है कि जैसे मैं कहूँ कोई लाहौर का शायर है और हुँ, वो ये कहे कि मेरा जो शेरी कैनवस है वो लाहौर तक महदूद है। हुँ, अब ये एक दायरा है। हुँ, इससे एक बड़ा दायरा ये है कि कोई कहे कि जी मैं पंजाब तक जो है ना मेरी शायरी का शेरी कैनवस। ठीक है। अब एक ये दूसरा दायरा है उसके लिए। ठीक है। अब इसके बाहर एक दायरा है
कि वो कहे जी कि मैं पाकिस्तान का शायर हूँ या मुझे सिर्फ पाकिस्तान की जो समाजियात है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये उससे एक बड़ा दायरा बन गया। ठीक है। इस सब में इसी तरह ये दायरे बड़े होते जाएंगे। जो सबसे बड़ा दायरा बनता है वो आफाकी, ठीक वो है। वो इंसानियत की बात करने वाले लोग, और वही लोग बड़े शायर हैं, वही बड़ी शायरी है कि जो जिसका शेरी कैनवस सबसे बड़ा है, जो पूरी इंसानियत के लिए जो है वो कारआमद है। अब इसमें दूसरी ज़िमनी बात जो मैं करूँगा वो ये कि शायरी की शेल्फ लाइफ, या जैसे हम अद्वियात की दुकान जाते हैं, स्टोर्स पर, तो कोई दवाई लेने जाते हैं तो हर दवाई की एक एक्सपायरी डेट होती है। बिल्कुल ठीक है। जिस शायरी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जो लामहदूद ज़मानों तक जो है वो कारगर रहेगी, वही बड़ी शायरी। बिल्कुल जिस ठीक है। शायरी की एक्सपायरी डेट छोटी है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ आपको नज़र आएंगे बहुत सारे सानहाती शायरी करते हुए लोग। ठीक है। अच्छा, उसमें अगर आप ये देखें कि वो जो सानहा है जिस पर लिखा गया है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ अगर एक तासुर पाया जाता है कि ख़वातीन को पाकिस्तान में आज़ादी नहीं हासिल, तो अगर इसको मौजू बनाया जाए तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि हम आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद वो ज़माना तब्दील हो गया जब औरतों को वो हकूक़ मिल जाएंगे। अब वो जो कहे हुए सानहाती या वो जो उस सिनेरियो में उस ख़ास माहौल में कहे हुए शायरी है या की हुई जो शायरी है, वो उस तरह से 30 साल बाद लोगों को फुट नोट लिखना पड़ेगा या एक बड़ी वजाहती लिखना पड़ेगा कि उस वक़्त पाकिस्तान में जी ये सूरत हाल थी, ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये शायरी हुई। सही। तो वो जो उसका जो शेरी कैनवस है वो छोटा हो जाता है। सही। तो बड़ी शायरी और छोटी शायरी में सिर्फ शेरी कैनवस का फ़र्क है। किस आदमी का को कायनात नज़र आती है और किसको सिर्फ अपने सामने की दीवार नज़र आती है, बस यही फ़र्क है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने एक दायरा खींचा है, एक आफाकी शायरी का दायरा खींचा है, तो मैं कहता हूँ कि जो मतलब उर्दू शायरी के अंदर जो हम लिख रहे हैं या हमारे सामने जो लिटरेचर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, वो ज़्यादातर हमें जो बाहर का है वहाँ से कशीद की हुई नज़र, कुछ इसमें हमारी अभी की इस सोसाइटी की आमेज़श भी है इसके अंदर। तो क्या क्या वजह है कि हमारी जो उर्दू ज़बान के अंदर जो शायरी हो रही है, ये जो आर्ट और लिटरेचर तख्लीक हो रहा है, ये बैनुल अक़वामी मंज़रनामे पे उस तरह क्यों नहीं पहुँच रहा या उस तरह क्यों नहीं सराहा जा रहा? क्या इसके अंदर जो है वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या कोई जो है उतनी ताकत नहीं है, या कोई इतना बड़ा बंदा नहीं गुज़रा, या जो बंदा इसको पुश करके आलमी मंज़रनामे पे इसको पहुँचा सके? इसमें मैं पहले तो अपनी कम इल्मी का थोड़ा सा एतराफ़ करते हुए, क्योंकि लोग नाराज़ हो जाते हैं दोस्त, मैं ये कहूँगा कि अगर नस्र की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरी नाक़ुस राय भी हो सकती है, तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू में जैसे नावल है, तो आज भी मेरा ये ख़्याल है कि उर्दू का जो दामन है वो बड़े नावल से खाली। माज़रत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो मैं इसमें अपनी कामिल इल्मियत का जो इतराफ़ करता हूँ। और बाकी रही बात शायरी की, और ख़ासकर ये वो शायरी जो 90s के बाद हुई है, अब उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है आपको कि गज़ल की शायरी। अब गज़ल का एक मसला ये है कि गज़ल जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो सकती, और अगर ट्रांसलेट होती भी है तो वो अपना वो एहसास बरकरार नहीं रखती ट्रांसलेशन के बाद, वो फ़ील बरकरार नहीं रख पाती जो ट्रांसलेशन के बाद उसमें आएगी। इस वजह से वो चूँकि ट्रांसलेट होकर उतनी कारगर साबित नहीं होती, उसका लुत्फ़ उसकी जो मौसीकियत है या उसकी जो काफ़िये की बंदिशें उसके अंदर है, तो वो इसलिए तो वो ट्रांसलेट नहीं चुके होती, तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो पहुँच नहीं पाती। तो उसके लिए तो ज़ाहिरी बात है उर्दू ज़ुबान जिसको आएगी वही उसको समझ सकता है, उसके रमूज़ को भी वही समझ सकता है, उसके अंदर जो एहसास के जो परतें हैं उसको वो समझ सकता है। दूसरा हिस्सा है उसके नज़्म का। ये 90s के बाद जो मैंने कहा कि वो नज़्म और गज़ल बहुत तवाना कही जा रही है। नज़्म जो है वो जो है बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि नज़्म जो है वो उसको ट्रांसलेट होना चाहिए। जो लोग नहीं कर पा रहे, अब ये एक अलग बहस है, वो क्यों नहीं कर पा रहे,
इसमें बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे नकाद का फेलियर है यहाँ पे। जो नकाद का रोल है, मैं समझता हूँ वो एक तफहीमकार होता है, वो दरियाफ्त करता है लोगों को। यहाँ हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि चूंकि हमारे यहाँ ये जो निसाबी दुनिया है, इसमें कुछ इक़दामात ऐसे हुए कुछ सरकारी तौर पर कि जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हमें हुआ। उसमें ये जो खासकर ये जो पीएचडीओं का सिलसिला चल पड़ा है, इसमें ये जो आप इसका अगर काम का थोड़ा सा तज्जिया करें, इस काम का, ये जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जिन थीसिस पे कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर काम जो है वो गैर मेयारी किस्म का काम है। दूसरा ये कि वो लोग कर क्या रहे हैं, हमारे नकाद क्या कर रहे हैं, वही स्कॉलर्स हैं ना, वही लिख रहे हैं, वही शायरी पे बात कर रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं कि किसी ने अगर फैज़ पे काम करना है और फैज़ पे इतना काम हो चुका है कि उसने दो चार किताबें पढ़नी और फैज़ की एक नए पहलू से उसको लिखने की कोशिश करनी है, और बातें फिर बुनियादी तौर पर वही होती हैं जो पहले से डिस्कस हो चुकी फैज़ के बारे में। इसी तरह से जालिब साहब के बारे में, या जालिब साहब के बारे में तो खैर हमारा अभी उतना काम नहीं हुआ उस हवाले से, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल जो है वो एक तनाजुर है, उसको शायद उस तरह से ना किया जा सके। लेकिन जो लोग दूसरे शायर हैं, उनके यहाँ भी हमारे नए लोगों पर जो हमारे नकाद हैं, वो उनकी एक तो उनको मसला ये है कि उन पर अगर वो काम करेंगे तो उनको पढ़ना पड़ेगा, उनके मेटाफर्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतना उनके पास ना वो इसके लिए वो तैयार है, ना वो माजरत के साथ कि वो अहलियत रखते हैं इस बात की। तो ये एक बड़ा मसला है जो कि कोई शायर दरियाफ्त नहीं कर पा रहे। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको इस रवैश से निकल के नकादों को उन लोगों पर लिखना चाहिए, उनको उनके यहाँ जो शायरी मौजूद है उन पर बात करनी चाहिए, उसमें जो नई परतें मौजूद हैं उनको डिस्कवर करके लोगों तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन कोई नहीं करने के लिए इसके लिए तैयार। सब लोग अपने वो उसी तरह के दोस्तियाँ यारियाँ निभाने में लगे हुए हैं यार कोई। तो ये बड़ी बदकिस्मती। अच्छा अज़हर भाई, तनकीद का बड़ा किरदार रहा है जो है मुस्बत साइड पे चीज़ों को इम्प्रूव करने में। आपको क्या लगता है कि आज का जो दौर है वो अच्छे नकादों से जो है वो खाली हो चुका है, या नए लोग तनकीद सुनना बर्दाश्त नहीं करते? नहीं, एक तो फैक्टर ये भी है कि नए लोग नकादों से खाली है, अच्छे नकाद से खाली है, बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने बताया जैसे कि जो लोग कर सकते हैं उनके अपने मसाइल हैं, कुछ वो एक ख़ास तबकात में बटे हुए हैं, वो कुछ तबकात से निकलना ही नहीं चाह रहे ज़हनी तौर पर। कुछ लोगों की मोहब्बतें कुछ लोगों के साथ इतनी जुड़ी हुई हैं कि वो उनकी मोहब्बत से या उनके असर से ही नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल तो वो किसी दूसरी तरफ उनको देखने का जो है वो मौका ही नहीं मिल रहा। दूसरा, नौजवानों का जो इस सवाल में हिस्सा है उनका अपना भी कसूर है। यहाँ पे जो हमारी ये जो बिल्कुल अब नई नस्ल आई है ना, ये तो मैं इससे बिल्कुल उतना पुरुमीद नहीं हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये किताब से भी हटे हुए हैं, पढ़ के भी नहीं आए हुए, इनका बैकग्राउंड भी उतना मजबूत नहीं है। बदकिस्मती से ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़ लिख कर नहीं आए, पर बड़ी ये बदकिस्मती। और दूसरा ये कि इन लोगों के जो मोटिव्स हैं वो सिर्फ शोहरत का हासिल। ये देखिए, मैं ये बात मानता हूँ कि शोहरत का हासिल करना या पहचाने जाना या तौसीफ चाहना ये एक नेचुरल हर किसी में होता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। बच्चे हमारे जो हैं वो नई नस्ल वो उस समझ नहीं पा रहे कि हमें किस लेवल तक जाना है और किस लेवल तक इस ख्वाहिश के में मुब्तला नहीं हूँ। तो बस ये एक बड़ा फैक्टर है हमारे नौजवानों में कि वो जो है वो बिल्कुल उन्होंने शायद ये समझ लिया कि ये सिर्फ शोहरत हासिल करने का एक टूल है। वो ना उससे मज़ा उठा पा रहे हैं वो बेचारे खुद। और इसी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे लोग, मैंने ये पहले भी बात की है, आपको नज़र आएगा कि फेसबुक पर बहुत सारे नौजवानों की पोस्टें हमें नज़र आती हैं कि मैं अब शायरी छोड़ रहा हूँ। हाँ। वो शायरी पता क्यों छोड़ रहे होते हैं? वो शायरी इसलिए छोड़ रहे होते हैं कि उनकी वो जो तवक्कुआत हैं जो शायरी से वो पूरी नहीं हो पा रही। सही। तो वो तवक्कुआत एक ही जो होती है बुनियादी तौर पर कि जो उनको वो तवज्जो हासिल नहीं हो पा रही, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर वो इस तरह के स्टेटस लगाते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर जिसका मसला शायरी होगा
तो वो उसको इस बात से क्या कि कोई आपको पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। हम जब नए आए, हम शेर दुनिया में आए तो उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं था, तो हमें कोई ज़्यादा कोई मुशायरे भी बड़े नहीं होते थे, बहुत 20-20 25-25 लोगों की नशिस्तें होती थी। उस वक्त हमें ये बिल्कुल नहीं होता था कि भाई ये कोई वायरल होना है, कोई चीज़ होती है या लोगों तक पहुंचना भी शायर की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी शायर ने उस वक्त तक अपने जिम्मे कंधों पर नहीं ली थी। उस वक्त सिर्फ ये होता था, ये एक एहसास होता था कि हमारा शेर सीना बसीना लोगों को याद है, वो शेर लोगों को सुनाते हैं, वो ऐसे ही शेर जो है ना वो फैलता चला जाता है। बिल्कुल ठीक। तो अब वो जो है वो अब तो अजीब रविश है। फिर हम अपना कहा हुआ देखिए, बच्चों को अभी ये भी नहीं पता लगता कि जो आदमी गज़ल कहते हैं, बच्चे नए कुछ शायरी करते हैं, तो हम भी अब तक भी जो कहते हैं हम उसके ट्रांस में होते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हमें वो अपने पास रखना चाहिए कुछ अरसा। सही। कुछ अरसे के बाद फिर उसको देखना चाहिए कि क्या वो उसी कैफियत में आपको मुब्तला कर रहा है, उसी लज्जत में बिल्कुल मुब्तला ठीक। कर रहा है। लेकिन नौजवान चूंकि वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग शायद वो फेसबुक का जो गज़ल लिखते भी फेसबुक का वो जो है वो इन पेज खोल के शायद वो उसके खोल ऊपर के ही। उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और ये यही वो चीज़ें हैं जो मतलब नई नस्ल में नहीं है। लेकिन बहरहाल जहाँ जहाँ संजीव अब ये अब एक अमूमी तासुर है नई नस्ल के हवाले से, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं संजीदा नौजवान नज़र आते हैं और जहाँ जहाँ नज़र आते हैं मुझे तो सच्ची बात है बड़ी खुशी होती है। सही। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन की बात की आपने। फ्रस्ट्रेशन कहीं कहीं जाकर एक्सट्रीम भी हो जाती है। लोग ज़िंदगी से जो है वो कह लें उकता जाते हैं। बहुत सारे इंतहाई इक़दामात भी उठा लेते हैं। बहुत सारे शायरों की मिसालें हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये जो आपने कुछ इस तरफ इशारा किया खुदकुशी की तरफ, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें हमारे कुछ अच्छे शायर जो हैं वो भी इसकी जद में आ गए। जैसे शकीब जलाली है, उसका मैं आपको अगर एक दो शेर सुनाऊं तो अभी शायद लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वो कौन से शायर हैं जो खुदकुशी कर गए और इस तरफ जो है इस राह पर चल पड़े। उसमें जो अहम तरीन नाम है उनमें शकीब जलाली हैं, उनमें आनस मुइन हैं, कमर बशीर हैं, सरवत हैं। ये वो प्रोमिनेंट लोग हैं जो इनके हवाले से जिनके हवाले दिए जाते हैं। तो अब कोई बहुत सारे लोगों ने तो खैर उनके शेर भी नहीं सुने हुए होंगे, तो अगर उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं और हत्ता कि वो लोग भी जो इनके ऊपर उनके हवाले से खुदकुशी के हवाले से बात कर रहे हैं, उन लोगों ने भी नहीं पता उनके बैकग्राउंड का ना उनके बारे में शायद कुछ ज़्यादा तफसीलात का। मेरा तो चूँकि वो शायरी इश्क है तो हमने तो उनके बारे में बहुत जितना हम सही। सीख सकते थे या उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले सकते थे जिस तरीके से भी हमने कोशिश की वहाँ तक पहुँचने की। शायरों के हवाले से ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला मामला है ना, ये इसमें तो अब जो अगर वो खुदकुशी करे ये तो एक अमूमी रवैया है ना। देखिए आप किसी भी फेलियर जो है आपको किसी भी फील्ड में मिले, किसी शोबा ज़िंदगी के किसी भी तरफ से आप देखें तो उसको अगर फेलियर की तरफ कोई जाता है तो वो खुदकुशी के इम्कानात या मायूसी के इम्कानात बहुत एक अलग बहस है। शायरों के यहाँ जो खुदकुशी के रुझानात हैं वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के आमूमी तौर पर बताए जाते हैं, ये दूसरे शोबों में होते हैं। मैं आनस मुइन की एक तहरीर आखिरी ख़त था जो किसी ज़माने में फ़नून में छपा, मैं उसको मुख्तसर आपके आसान करके बता देता हूँ कि उसने खुदकुशी की वजह जो बयान की अपने आखिरी ख़त में, तो वो शायद लोगों को कुछ समझ आए कि वो ज़िंदगी की यकसानियत से तंग आ चुके थे सही। बुनियादी तौर पर। उनका मसला जो था, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी खुदकुशी और तरह की होती है, उसकी वजूहात भी और तरह की होती हैं। मिसाल के तौर पर वो उसने लिखा कि मैं पहले तो उन लोगों से वो शर्मिंदा था कि मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और दूसरा उसने एक बड़ी अहम बात लिखी उसमें जो मुझे अब तक शायद याद रह गई मेरे इदराक में कहीं कि मैं ज़िंदगी की किताब का जो सफ़ा खोलता हूँ मुझे उस पर वही तहरीर नज़र आती है जो मैं पहले किसी सफ़े पर पढ़ चुका हूँ। सो मैंने फ़ैसला किया कि इस किताब का आखिरी सफ़ा पढ़ा जाए। हाँ, हाँ। ये अगर आप इस को समझ लें तो आपको उसके मुहर्रिकात जो हैं इस जो खुदकुशी के उस पर आपको काफ़ी जो एक इंटेलेक्ट की जो खुदकुशी है उसके मुहर्रिकात आपको समझ आना लगेंगे कुछ सही। ना कुछ। तो ये जो उससे टैग करते हैं फेलियर वाला, ये मेरा ख्याल है कि ये
फेलियर तो उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से नहीं था। अब शकीब जलाली जो है वो मैं समझता हूँ कि नई गज़ल की जो करवट ली है, आज गज़ल जहाँ तक पहुँची है उस क्लासिक से जो एक ब्रिज कह लें। एक ब्रिज कह लें, या उसमें क्या कहते हैं, 2 लकीरें हैं, उसमें जो दोनों लकीरों के दरमियान जो शख्स खड़ा है वो मैं समझता हूँ शकीब सही सही। कि उसका हम जिन्स अगर मिले ना कोई आसमान पर, बेहतर है खाक डालिए ऐसी उड़ान पर, हाँ। आकर गिरा था एक परिंदा लहू में तर, हम्म। तस्वीर अपनी छोड़ गया है चट्टान पर। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। और तूने कहा ना था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, आंखों को अब ना ढांप मुझे डूबता भी हाँ देख। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। और ऐसा शख्स जिसने ऐसे ऐसे शेर कहे हों, अब अनस के शेर देखिए कि रहता हूँ जिस ज़मीं पे वही ओढ़ लूंगा मैं, जाए अमान एक और भी होती है घर के बाद, बहुत अच्छा। हमारी मुस्कुराहट पर ना जाना, दिया तो कब्र पर भी जल रहा है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। हमारी मुस्कुराहट पर ना जाना, वाह वाह वाह। दिया तो कब्र पर भी जल रहा है, वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी, अजीब शख्स है अपना भी है पराया भी, हाय हाय। ब्याज भर भी गई और फिर भी सादा है, हम्म। तुम्हारे नाम को लिखा भी और मिटाया भी। हाय। अब मैं कमर बशीर के गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ कि सरवत की तो चूँकि नज़्म बड़ी मुझे पसंद है तो उनकी नज़में तो तवील हो जाएंगी, फिर ये एक लंबा जी, आपके जैसे सिलसिला हो जाएगा। अब कमर बशीर के चूँकि लोगों ने नहीं सुना हुआ, तो ये भी खानेवाल से ताल्लुक़ रखते थे उस तरफ से, आप ही का इलाका है, तो उसके कुछ शेर के सरदाही से दीदाए तर भी, सरदाही से दीदाए तर भी, मुंजमद हो गया समंदर भी, तुझसे सदियों के फासले पर हूँ, इस कदर तेज तेज चलकर भी। हाय 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 हाय, वाह इतने वाह वाह वाह। इतने बरहम नहीं हुआ करते, मिल ही जाते हैं रॉन्ग नंबर भी। बहुत अच्छे। इतने बरहम नहीं हुआ करते, मिल ही जाते हैं रॉन्ग नंबर भी, इश्क खुद एतकाद कर देगा, अच्छे लगने लगेंगे पत्थर भी। हाय। इश्क खुद एतकाद कर देगा, अच्छे लगने लगेंगे पत्थर भी, तुझको महसूस कर रहा हूँ मैं अपने अंदर भी अपने बाहर भी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तो ये कुछ शेर याद आए मुझे उन लोगों के हवाले से, तो मैंने जो आपकी नज़र की। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई। मैं चाहूँगा कि आप हमें कुछ अपनी शायरी भी इनायत करें और जो है हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। मैं कुछ गज़लें जो कभी ज़्यादातर नहीं पढ़ी, मैं उसमें से कुछ शेर आपकी को जो है वो आपकी आज की नशिस्त के नाम करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जिसकी खुशबू हो हम्म। हिसारों में से एक, आहा। जिसकी खुशबू हो हिसारों में से एक, कोई होता है हजारों में से एक। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जिसकी खुशबू हो हिसारों में से एक, कोई होता है हजारों में से एक, पेड़ की ओट से तकता हूँ फलक, आहा। पेड़ की ओट से तकता हूँ फलक, फल भी लगता है सितारों में से एक। भाई वाह 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 वाह। पेड़ की ओट से तकता हूँ फलक, वाह वाह वाह। फल भी लगता है सितारों में से एक, रात दुश्मन का गला कटता है, रात दुश्मन का गला कटता है, सुबह होता नहीं प्यारों में से एक। हाय 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 हाय। रात दुश्मन का गला कटता है, सुबह होता नहीं प्यारों में से एक, तेरे होते भी घड़ी देखता है, हाँ। बेअदब वक्त गुजारों में से एक। हाय वाह वाह वाह। तेरे होते भी घड़ी देखता है, बेअदब वक्त गुजारों में से एक, बड़े लश्कर ने जिन्हें छोटा किया, हम हैं उन शाह सवारों में से एक। हाय 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 हाय। बड़े लश्कर ने जिन्हें छोटा किया, हम हैं उन शाह सवारों में से एक, जिसकी खुशबू हो हिसारों में से एक, कोई होता है हजारों में से एक। वाह 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 वाह। और एक गजल के कुछ शेर के, पढ़ने पढ़ाने हंसने हंसाने की उम्र है, हाँ। पढ़ने पढ़ाने हंसने हंसाने की उम्र है,
ये उम्र कब हमारे कमाने की उम्र है। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। पढ़ने पढ़ाने हंसने हंसाने की उम्र है, ये उम्र कब हमारे कमाने की उम्र है। ले आई छत पे क्यों मुझे बेवक्त की घुटन, तेरी तो खैर बाम पे आने की उम्र है। वाह वाह वाह, ले आई छत पे क्यों मुझे बेवक्त वाह की वाह घुटन, वाह वाह, तेरी तो खैर बाम पे आने की उम्र है। तुझसे बिछड़ के भी तुझे मिलता रहूंगा मैं, आहा, मुझसे तवील मेरे जमाने मरने की की उम्र उम्र है। है। वाह वाह तुझसे वाह, बिछड़ के भी तुझे मिलता रहूंगा मैं, मुझसे तवील मेरे जमाने की उम्र है। और मुझसे तवील मेरे जमाने की उम्र है। और एक और गजल के कुछ शेर, क्यों ना बेफिक्र हो के सोया जाए, क्यों ना बेफिक्र हो के सोया जाए, अब बचा क्या है जिसको खोया जाए। हाय हाय हाय, क्यों ना बेफिक्र हो के सोया जाए, अब बचा क्या है जिसको खोया जाए। एक फहरिस्ते रफ्तगां है मियाँ, रोया जाए तो किसको रोया हाय जाए। हाय, वाह वाह वाह, अजय भाई एक क्या कहने हैं, फहरिस्ते रफ्तगां है मियाँ, क्या कहने हैं। रोया जाए तो किसको रोया जाए। किसी तिनके का भी सहारा नहीं, साथ लेकर किसे डबोया जाए। आहा आहा, किसी तिनके का भी आहा, सहारा नहीं, साथ लेकर किसे डबोया जाए। कोई तो नाम हो ताल्लुक का, हाँ, किस हवाले से बोझ ढोया जाए। वाह 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 वाह, कोई तो नाम हो ताल्लुक का, हाँ हाँ, किस हवाले से बोझ ढोया जाए। और आखिर में गजल के दो तीन शेर के, बचपन में कम था राब्ता मेरा जमीन से, बचपन में कम था राब्ता मेरा जमीन से, उगते थे फूल माँ की सलाई मशीन से। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, बचपन में कम था राब्ता मेरा जमीन वाह वाह से, वाह, उगते थे फूल माँ की सलाई मशीन से। और मालक मकाने दिल जो है कर सकता है वसूल, हाँ, मालक मकाने दिल जो है कर सकता है वसूल। पिछले के वाजबात भी अगले मकीन से, मालिक मकाने दिल जो है कर सकता है वसूल। क्या बात है, क्या पिछले के वाजबात भी अगले मकीन से, पिछले के वाजबात भी अगले मकीन से। ये सजदा गाह चरागाह थी कभी, हाँ, ये सजदा गाह पहले चरागाह थी कभी, ये सजदा गाह पहले चरागाह थी कभी। मट्टी पे हमने मोहर लगाई जमीन से, ये सजदा गाह पहले चरागाह थी कभी, मट्टी पे हमने मोहर लगाई जमीन से। बचपन में कम था राब्ता मेरा जमीन से, उगते थे फूल माँ की सलाई मशीन से। क्या कहने हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, बड़ी खूबसूरत बातचीत हुई और इतनी खूबसूरत शायरी हमें आपने सुनाई। बहुत शुक्रिया, बहुत अब आबे ग्रामी, आपने बातचीत सुनी, शायरी सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर मुश्किल और हर आफत से अपनी पनाह में रखे। वस्सलाम।